1655 में जमीन के नीचे से अचानक एक डरावना जीव बाहर निकल आया जिसका नाम था टाइवे। वो जहां भी जाता सब कुछ निकल जाता, पेड़, इंसान, जानवर कुछ नहीं छोड़ता। पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। फिर एक दिन न जाने कहां से एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ और रातों रात टाइवे सभी जगह से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। लोगों ने बस ये कहा, शायद वो राक्षस किसी दिन फिर लौटेगा। सालों बीत गए और अब कहानी शुरू होती है एक लड़के गाओ यिंग से। गाओ यिंग आता है अपने सपनों के कॉलेज जैंगजो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो सच में अपने ड्रीम कॉलेज का स्टूडेंट बन गया है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो अंदर जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। काउंटर पर बैठा एक गर्म मिजाज का बंदा बोलता है, रजिस्ट्रेशन तो कल से शुरू होगा, आज तुम जरा जल्दी आ गए हो। गाओ यिंग थोड़ा मायूस होता है और पूछता है कि क्या वो हॉस्टल में एक दिन पहले रुक सकता है, पर स्टाफ मना कर देता है। फिर वो पूछता है, क्या कोई पास में रहने की जगह है? स्टाफ उंगली दिखाकर कहता है, सड़क के बाईं तरफ एक होटल है। वो बाहर निकलता है, सड़क के कोने पर लगे बड़े बिलबोर्ड को देखकर लोकेशन कंफर्म करता है और खुद से कहता है, कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है। फिर वो अपना बैग उठाता है और पास के गांव की तरफ चल पड़ता है। सड़क पर छोटे छोटे दुकानों को देखते हुए सोचता है, उम्मीद है कोई अच्छा होटल मिल जाए। कुछ दूर चलने पर वो एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। गली में अंधेरा था, रास्ता उबड़ खाबड़ और माहौल थोड़ा डरावना सा लग रहा था। वहीं उसे एक छोटा सा मंदिर दिखता है। आजकल ऐसे मंदिर बहुत कम दिखते हैं। वो रुकता है और देखता है कि अंदर से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। वो चौंक जाता है, पर तभी एक बिल्ली बाहर कूद पड़ती है। वो राहत की सांस लेता है और बिल्ली को प्यार से गोद में उठा लेता है। आह, कितनी क्यूट है। तभी घंटी की आवाज आती है और पल भर में वो बिल्ली उसकी बाहों से गायब हो जाती है। वो हैरान सा चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नजर एक होटल के दरवाजे पर पड़ती है। हॉलवे में एक काले रंग का छोटा कागज उड़ता हुआ आता है। फिर एक और आदमी दिखाई देता है। वो कई और काले कागज हवा में उछालता है और हंसते हंसते देखता है कि कैसे वो कागज काले कौओं में बदल जाते हैं, जो सीधे गाओ यिंग की तरफ उड़ने लगते हैं। वो डर के मारे वहीं पर जम जाता है और तभी सीन बदल जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आओ बेटा, तुम्हारा सामान मैं ऊपर ले चलता हूं। दोनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। गाओ यिंग जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे लाल चमकती रेखाएं और एक अजीब सा यिन और यांग सर्कल दिखाई देता है, जो तुरंत गायब हो जाता है। बूढ़ा आदमी ऊपर की ओर बढ़ता है और लगातार बोलते जा रहा था, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 5 मंजिलें हैं, 40 कमरे और हर कमरे का अपना इतिहास है। गाओ यिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बूढ़ा तो मानो हवा की तरह सीढ़ियां चढ़ रहा था। आखिरकार वो एक कमरे पर रुकता है। कहता है, यही तुम्हारा कमरा होगा, 30% डिस्काउंट दूंगा, टॉप क्लास रूम है। गाओ यिंग गुस्से में कहता है, टॉप क्लास? ये तो देखो, दीवारों पर गंदगी, कोनों में जाले और ये रजाई से तो बदबू आ रही है, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं। वो गुस्से में अपना बैग उठाता है और कहता है, मैं जा रहा हूं। तभी बूढ़ा अचानक सीरियस हो जाता है। तुम जैंगजो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के नए छात्र हो, है ना? वो चौंक जाता है, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराता है, तुम्हारा पहनावा मिनिमलिस्ट है, पर उसमें एक अलग सी ऑरा है, जैसे खुद वैन गो ने फिर से जन्म ले लिया हो। वो आगे कहता है, एक सच्चा आर्ट स्टूडेंट ऐसा ही होता है, जोश से भरा, परफेक्शनिस्ट। गाओ यिंग उसकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाता, पर न जाने क्यों उसे अंदर से अच्छा लगने लगता है। फिर बूढ़ा खिड़की की तरफ बढ़ता है। आर्ट स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें वो नजारा जरूर देखना चाहिए जो इस कमरे से दिखता है। वो पर्दे खोलता है और सामने आसमान में ढलता हुआ सूरज दिखाई देता है। सुनहरी रोशनी, हवा में ठंडक और नीचे फैला हुआ पूरा शहर। गाओ यिंग कुछ देर बस वहीं खड़ा रह जाता है, आंखों में हैरानी, चेहरे पर वो एहसास कि शायद आज उसकी जिंदगी कुछ नया मोड़ लेने वाली है। बूढ़ा आदमी अभी भी बोलते जा रहा था, ये होटल जैंग में और नूनिंग के सबसे करीब है। फिर वो कहता है, चलो बेटा, मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे देता हूं। गाओ यिंग चौंक जाता है,
अरे पहले तो आपने 30% कहा था ना। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए चुप रहता है, फिर ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ याद ही ना हो, और फिर कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? गांव यिंग का दिमाग हिल जाता है और जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ता है, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। उस तस्वीर का चेहरा पूरा खुरचा हुआ था, जिसे देखते ही उसकी रूह कांप पड़ी। वो बोल उठता है, ये पेंटिंग यहां क्यों लगी है? इसे हटा दीजिए। बूढ़ा तुरंत मना कर देता है, ये हमारे पुरखों की पेंटिंग है। मेरे पिता ने कहा था इसे कभी मत उतारना, अगर उतारा तो अपनी किस्मत वाली मुलाकात मौत के बाद होगी। गाओ यिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे माहौल बहुत अजीब लगने लगता है और वो वहीं से जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी खुद ही वो पेंटिंग उतार देता है। पेंटिंग के पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद नजर आता है। दोनों उस छेद में झांक कर देखते हैं और सामने एक लड़की आवा जो टब में नहा रही होती है। बूढ़ा बड़बड़ाने लगता है, ये कैसे हो सकता है? उस दीवार के पीछे तो कॉरिडोर होना चाहिए था। और हैरानी की बात, आवा का कमरा 5वीं मंजिल पर है, जबकि वो दोनों अभी 4थी मंजिल पर हैं। जिज्ञासा में वो उस छेद में हाथ डालता है और अगले ही पल आवा के कपड़े उसके हाथ में आ जाते हैं। गाओ यिंग हैरान रह जाता है, ये क्या कर रहे हैं आप? बूढ़ा घबराकर बोलता है, रुको, मैं वापस देकर आता हूं। और वो भागते हुए 5वीं मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। सीढ़ियों पर पहुंचते ही दीवार में एक और छेद दिखता है और अचानक अंदर से आवा का हाथ निकलता है, जो झट से अपने कपड़े वापस खींच लेता है। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बस इतना कहता है, इस बिल्डिंग की बनावट तो पूरी तरह गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद गाओ यिंग भी ऊपर पहुंचता है और पूछता है, क्या हुआ? बूढ़ा हंसकर टाल देता है, अरे नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है। थोड़ी ही देर बाद आवा अपने कमरे से बाहर आती है। वो पूछती है, मेरे कमरे के पास कुछ अजीब हुआ क्या? गाओ यिंग हकलाने लगता है, नहीं नहीं, मतलब। तभी बूढ़ा बीच में बोलता है, अरे नहीं नहीं, हम तो बस कमरा देख रहे थे। गाओ यिंग तुरंत उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। आवा बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रहती है। नीचे पहुंचकर वो बूढ़े से पूछता है, अंकल गान, यहाँ पास में कुछ खाने की जगह है? अंकल गांस मुस्कुराता है, हाँ मैं दिखा देता हूँ, लेकिन याद रखना 12 बजे से पहले लौट आना। क्यों? 12 बजे के बाद क्या होता है? बूढ़ा ठहाका लगाता है, अरे बेटा कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि 12 बजे मैं सो जाता हूँ। गाओ यिंग हल्का मुस्कुराता है, पर अंदर से बेचैन रहता है। ठीक है अंकल, 12 बजे से पहले लौट आऊंगा। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है। पीछे ऑफिस में अंकल गान लाइट बंद कर देते हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। वो टेबल पर पड़े कैलेंडर को देखता है। उसकी नजर टिकती है 25 तारीख पर। उधर सड़क पर गाओ यिंग घूम रहा होता है। हर तरफ रोशनी, भीड़, खाने की दुकानों की महक। वो अलग अलग स्नैक्स ट्राई करता है और कुछ देर बाद पेट भरकर होटल की ओर लौटने लगता है। लेकिन रास्ता गुम हो जाता है। होटल कहीं दिखता ही नहीं। वो मोबाइल निकालकर टाइम देखता है। रात के 12 बज चुके होते हैं। तभी पास में सरसराहट की आवाज आती है। पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन हल्की सी हरी रोशनी में चमक उठती है। सामने कोई शख्स खड़ा था, हाथ में बड़ा लालटेन पकड़े हुए, पर उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। वो कदम बढ़ाता ही है कि तभी मोबाइल बज उठता है और वो उस अजीब नजारे से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से होटल लौटता है। अंकल गान खिड़की के पर्दे बंद करते हुए उसे डांटता है, इतनी देर कहां था? मैं चिंतित हो गया था। वो कमरे में घुसता है, पर पीछे मुड़कर उस अंधेरी गली को एक बार फिर देखता है। वहां कोई नहीं।